नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। साथियों, आज हम आर्टिकल नंबर 14 एलएलबी एलएलएम एग्जाम के लिए जो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल विद केस लो। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 14 दोस्तों कहता क्या है? आर्टिकल नंबर 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, यानी ये कि हमारा इम्पोर्टेंट और फर्स्ट फंडामेंटल राइट है जो हमें डिसाइड करता है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले इन इंडिया। तो यानी राइट टू इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट इन इंडिया। तो दोस्तों, ये बेसिकली आर्टिकल 14 क्या कहता है? ये एक फंडामेंटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो राइट है जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 14 प्रोवाइड करता है राइट टू इक्वालिटी टू ऑल द पीपल एंड एब्सेंस ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड सेक्स एज कास्ट रिलीजन, यानी किसी भी प्रकार से किसी भी चीज से वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, चाहे सेक्स वाइज, चाहे कास्ट वाइज, चाहे रिलीजियस वाइज, वो किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 14 कहता है कि एवरीथिंग इज इन इक्वालिटी। तो बेसिकली यही राइट हमारा है। तो इक्वल राइट्स होगा सबका, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कास्ट कोई सी भी हो, रिलीजन कोई भी हो, सबको एक ही तरह से ट्रीट किया जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट क्लोज हैं जो कि आपको नोट करनी है। आर्टिकल नंबर 14 में दो इंपॉर्टेंट आपकी क्लोज आती हैं। क्लोज नंबर 14, क्लोज 1, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और दोस्तों, दूसरा आता है क्लोज 2, इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ। दोस्तों, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, उसके अंदर एक निगेटिव अप्रोच यूज की गई है। एक निगेटिव अप्रोच क्यों यूज की गई है, मैं बताता हूँ। बेसिकली आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ चलता है। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून के सामने सभी क्या हैं? एक समान है। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दो क्लोज यहाँ पर डाली गई हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या है? जो एविडाइसी कंसेप्ट है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड से लिया है रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि आप जो है बेसिकली सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, यानी लॉ सुप्रीम है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो या कोई आम जनता हो, या फिर कोई राष्ट्रपति हो या फिर आम जनता हो, सबके लिए कानून एक समान है। यानी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी लॉ इज सुप्रीम, लॉ सुप्रीम है। तो रूल ऑफ लॉ ये जस्टिफाई करता है। रूल ऑफ लॉ क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट को चलाने वाले हो या आम जनता हो, सभी के लिए जो है आपके लॉ आपको इक्वली ट्रीट करेगा। तो दोस्तों, ये कहाँ पर दिया हुआ है? इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कंसेप्ट है, या जो इक्वालिटी का कंसेप्ट है, एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में दिया गया है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और एक दिया गया है आर्टिकल नंबर 14 में। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 14 को बात करता है। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है? यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है जो एग्जाम ओरिएंटेड भी इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई भी आपको आर्टिकल लिखने के लिए बोले, तो सबसे पहले आर्टिकल की एक बैकग्राउंड आप दे देंगे कि जी आर्टिकल में इस तरह की चीजें हैं। राइट टू इक्वालिटी, अब दो पोर्शन कर दिए उसके, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ को नोट करना शुरू करेंगे दोस्तों। उसमें क्या होता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ में प्रोहिबिट करेगा अनइक्वल ट्रीटमेंट को। यानी अब इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ समान है, लेकिन आप देखेंगे तो ये अनइक्वल ट्रीटमेंट को प्रोहिबिट करता है, कि अनइक्वल जो है, जो इक्वल नहीं है, उसको प्रोहिबिट करेगा। ये एक नेगेटिव जेनेरिक सिनारियो आ गया। अब दूसरा आता है, ये डिमांड करेगा, क्या डिमांड करेगा? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी इक्वल ट्रीटमेंट की। अब आ जाते हैं कि ये दो ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ 14 क्लोज 1 जो है, इंग्लिश लॉ से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ है, जैसे कि लेडी जस्टिस। जब आपने देखा होगा, जब भी हम लेडी जस्टिस का जो फोटो रहता है, वो कहता है, आंख पर पट्टी रहती है, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि जी इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सब समान है। चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी बड़ा क्रिकेटर हो, या कोई भी सेलिब्रिटी हो, और या फिर कोई एक आपका भिखारी हो, या कोई एक आपका आम जनता हो,
वो सब आपके सिमिलर होते हैं, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ ये बात बोलता है। तो लेडी जस्टिस का कंसेप्ट लगता है। अब दूसरी चीज आती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर क्या होता है दोस्तों, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक अमेरिकन कंसेप्ट है, यूनिवर्सल कंसेप्ट है। अब उसमें क्या होता है कि जो आपको जो लॉ है इक्वालिटी यूनिवर्सली नहीं लगेगा, वो दिखा जाएगा कि कैटेगरी वाइज, यानी अब जैसे एग्जांपल है, हमने फर्स्ट फेज में कहा इक्वालिटी बिफोर लॉ 14 फ्लोज को कहता है कि कानून एक समान रहेगा सभी लोगों के लिए। अब क्या 5 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है, या मैं कहता हूँ कुछ जो है आपके फीमेल्स हैं, तो क्या सभी कानून एक ही जैसे कर दिए जाएं? सबकी लिमिट्स एक ही होती हैं? एज वाइज अगर देखिए सीनियर सिटीजन है, क्या वो उतना उनको रिलैक्सेशन दिया जाए, या फिर तो सारा उसी तरह से जो रिलैक्सेशन है वो क्या 35 साल के आदमी को भी दिया जाए? तो कहने का मतलब क्या होता है कि हमें फिर वहां पर जो है ना थोड़ा सा एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है हमें? एक रीजनेबल जस्ट एंड फेयर चीजों को देखना है, जो कि केस नंबर हम आगे पढ़ेंगे उसमें भी कहीं कहीं चीजें आई हैं। तो बेसिकली इक्वालिटी बिफोर लॉ 14 क्लोज 1 में है, एक निगेटिव अप्रोच है, एक जेनेरिक अप्रोच है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ 14 क्लोज 2 में दिया गया है, वो एक पॉजिटिव अप्रोच है। इसको स्पेसिफिकली देखा जाएगा कि ये अगर कोई भी कानून है या कोई भी आपको फंडामेंटल राइट्स अवेल करना है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि किस कैटेगराइजेशन में, किस रीजनेबल क्लासिफिकेशन में हमने चीजों को करा है। तो आइए, ये था एक मेरा छोटा सा बैकग्राउंड जिस पे मैंने बात की। अब इसमें क्या होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर जो है आपको देखना है कि कोई भी पर्सन कैन बी, नो पर्सन कैन बी सेट टू अबव द लॉ, यानी कोई भी पर्सन कानून के ऊपर नहीं जाएगा, बियॉन्ड कानून बात नहीं करेगा, एंड एवरी पर्सन हैज टू अबाइड बाय द प्रोविजन ऑफ लॉ। दिस इज इक्वल equality before law, but the equality which has been provided for article number 14 is not universal in nature। जैसा मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि यूनिवर्सल नहीं आप अप्लाई कर सकते। आप 10 साल के बच्चे को और 40 साल के आदमी की एक कानून नहीं बना सकते। ऐसे ही एक क्लास ऑफ कैटेगरी है फीमेल्स की, अगर उनके लिए कोई कानून बन रहा है तो जरूरी नहीं है वो कानून सब पर लागू हो जाएगा। तो यही हमें थोड़ा सा रीजनेबल जस्टिफिकेशन देना है। तो इसीलिए बहुत सारे डॉक्ट्राइन जो पुराने थे 1950s में जब ये चीजें बनी थी, और आज की डेट में बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं केस लो के थ्रू, मैं आगे आपसे डिस्कस भी करूंगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी अमंग द इक्वल इज फॉलोड। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग जो है सम पीपल द्वारा फॉर सच बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन का अलग क्लासिफिकेशन है, कुछ रीजनेबल बेसिस है, आर्बिट्रेरी आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज की डेट में हम क्या इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, दो तरह के राइट हैं, इक्वल प्रॉपर इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून साम कानून समान रहेगा, कानून समान रहे। तो दोस्तों, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून सबके लिए समान है, ये यूनिवर्सल है, एक कंसेप्ट है, लेकिन इसको आर्बिट्रेरी आप नहीं लगाएंगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के में आपको रीजनेबल क्लासिफिकेशंस करने होंगे, इंटेलिजिबल क्लासिफिकेशंस करने होंगे। क्यों? क्योंकि आपको देखना होगा जो चिल्ड्रन के लिए कोई बेनिफिट्स लाने हैं, तो ऐसा नहीं है अक्रॉस कंट्री सभी के लिए वो बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब जैसे न्यू एस्पेक्ट्स आता है, अब आर्टिकल नंबर 14 में, ये था ओल्ड कंसेप्ट, अब आते हैं न्यू एस्पेक्ट्स में। जुडिशरी ने मेन पर्पस ऑफ आर्टिकल 14 इज टू रिमूव एनी आर्बिट्रेरी, मार्क कीजिए रिमूव। तो आर्टिकल 14 में आर्बिट्रेरीनेस ने जो है ना, आर्बिट्रेरीनेस जो है वो सब खत्म कर दिया है। उसमें क्या किया है कि आप जो है एज इट इज इसको पढ़ के अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए विच में एक्सिड इन एक्शंस ऑफ स्टेट एंड दस द आर्टिकल मच वाइडर स्कोप इन द करंट टाइम एज कंपेयर टू द स्कोप एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये कानून बना था तब इक्वलिटी बिफोर लॉ बहुत बड़ी तेजी से चीजें जो थी वायरल हुई थी। अब क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आया, बहुत सारे डायनामिक चेंजेस आए, बहुत सारे अपडेट्स आए। उसके बाद आज की डेट में जो कानून है वो बहुत हद तक जो है, बहुत चीजों को एनालाइज करके जस्ट फेयर और रीजनेबल चीजों को देखते हुए तभी हम डिसीजन ले पाते हैं और फंडामेंटल राइट्स को अवेल कर पाते हैं। तो स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द वेरियस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। तो बहुत सारे केस आए, टाइम टू टाइम बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे अपडेट्स हुए, तब जाके ये चीजें बनी। तो नया कंसेप्ट क्या कहता है इक्वालिटी, बहुत सारे केस आने के बाद कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी में आर्टिकल नंबर 14 में बहुत सारे चेंजेस आने के बाद ये हुआ कि इसकी जो स्कोप है, इसका जो टर्म्स है, इसकी जो चीजें हैं, वो
अब जो है वाइडर है एज कम्पेयर टू इट्स स्कोप एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्टमेंट विच वाज इन द ईयर ऑफ 1950। तो दोस्तों इस फर्स्ट पेज पर, फर्स्ट स्लाइड्स पर, फर्स्ट जो है हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि आर्टिकल नंबर 14 है, उसमें जो 1950s के टाइम पे, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे बना था, वो इक्वालिटी बिफोर लॉ को बना था। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बाद में चीजें हुई, उसमें फिर बहुत सारे केसेस आए जिसपे ये डिसाइड हुआ कि जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, इंटेंजिबल एक इंटेलिजिबल एक क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए। साथ ही हमको ये देखना है कि इक्वल प्रोडक्शन जो है, चीजें हमारी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं जो है हमारा लॉजिकल भी होना चाहिए। अगर कोई कानून जो है 10 साल के बच्चे के लिए बन रहा है तो जरूरी नहीं है वो कानून 35 साल के एक आदमी के लिए भी बने, और वो जरूरी नहीं है कि वो 60 साल या 62 साल के एक सीनियर सिटीजन के लिए भी बने। ऐसा नहीं है, वहां पर लॉजिकल चीजों को सोचा जाएगा। आइए पढ़ लेते हैं कुछ केस लॉज। एक कुछ लैंडमार्क केसेस है दोस्तों, जो कि हम कंसेप्चुअली क्लैरिटी उसकी रखेंगे ताकि एग्जाम ओरिएंटेड हम बहुत सारे केसेस को देख सके। एयर इंडिया वर्सेस नारगिस मिर्जा का केस था दोस्तों। इसमें क्या था, एक इंडियन एयरलाइंस ने एयर होस्टेस जो है रिटायर होने की जो है सर्विस की एज और जो है अटेन 35 साल की उम्र, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा तो तब तक जो है वो ना तो जो है कोई फर्स्ट प्रेगनेंसी उनकी नहीं होगी। तो दोस्तों अब क्या था, कोर्ट ने कहा कि ये जो सर्विसेज है एयर होस्टेस की, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेगनेंसी अमाउंटेड टू टोटल डिस्क्रिमिनेशन एज इट वाज कॉन्ट्रेरी ग्राउंड फॉर टर्मिनेशन। तो रेगुलेशन प्रोवाइड करता है कि आफ्टर 4 years ऑफ प्रो सर्विस द एयर होस्टेस में मैरी, तो 4 साल बाद एयर होस्टेस मैरी कर सकती। लेकिन अब क्या ग्राउंड ऑफ प्रेगनेंसी रीजनेबल है? आंसर इज नो। देखिए, आप इसमें केस में क्या था, एयर इंडिया वर्सेस नारगिस मिर्जा के केस में क्या था कि आपको रिटायरमेंट या 35 साल की एज होने के बाद ही आप मैरी कर सकते हैं 4 years के बाद। तो ये तक तो यहाँ तक तो चलता है, लेकिन आपकी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो अकर नहीं हो सकती। तो ये जो फर्स्ट प्रेगनेंसी वाला जो मुद्दा है ये कोर्ट को नहीं जचा। तो कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो आप प्रेगनेंसी वाला मैटर है, जो प्रेगनेंसी पे आप कंडीशंस लगा रहे हैं, ये एक आर्टिकल नंबर 14 के अगेंस्ट में जाता है, ये एक डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, इसके अंदर जो है आर्टिकल 14 का वोलेशन मानते हुए कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 का बेसिक फंडामेंटल जो आपका 14 है उसमें जो है आपका ये ब्रीच करता है, वॉयलेट करता है। तो सच टर्मिनेशन वुड नॉट बी वैलिड, मार्क कीजिए ये टर्मिनेशन वैलिड नहीं होगा। एंड कोर्ट हैज डायरेक्टेड दैट द पुटिंग ऑन एनी कंडीशन लाइक मैरिज की, प्रेगनेंसी की, अगर आप देखिए दोस्तों, ये राइट्स हमें क्यों दिए हैं, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। अब मौलिक अधिकार में अगर आप हमारी प्रेगनेंसी को लेके, मैरिज को लेके कोई भी ऐसा कानून बना देंगे तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि वो एक डिस्क्रिमिनेशन चीजों को वॉयलेट करना शुरू कर देगा, डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर वो चीजों को वॉयलेट कर देगा। तो आर्टिकल 14 एकदम हिट हो जाएगा। या मैं कहता हूँ आर्टिकल इसके अलावा 19 या 20 कुछ भी आर्टिकल है, अगर वो हमारा वॉयलेट होता है तो इम्पोर्टेंटली ये देखना होगा कि आपको एज इट इज आर्बिट्ररी नहीं लगाना। तो इसीलिए जो है उन्होंने, कोर्ट ने कहा कि जो आप जो है आर्बिट्ररी किसी भी ग्राउंड्स पर सेल्फलेस जो है नहीं होके आपको जो है डिटरमाइन करना है डिसीजन रीजनेबल बेसिस पे। तो दोस्तों इसमें यही हुआ कि एयर इंडिया नारगिस मिर्जा के केस में फिर उन्होंने वो कानून हटाया। उन्होंने कहा कि उतना पोर्शन जो है हमारा आपका वैलिड नहीं है, प्रेगनेंसी और मैरिज जैसी चीजों पर आप कंडीशन रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए वो सारी चीजें जो हैं टेक केयर की गई आर्टिकल 14 के द्वारा, ताकि आर्टिकल 14 कहीं ना कहीं लेवल पे वॉयलेट ना हो सके। आते हैं केस नंबर 2 पर, डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रूल 34, इस केस में क्या हुआ था दोस्तों, सेंट्रल सर्विसेज रूल 1950 है, रूल नंबर 34। उसमें क्या हुआ था, आर्टिकल 14 का वॉयलेशन हुआ था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया था। क्यों? क्योंकि एक कैटेगराइजेशन ऐसा था जिसमें पेंशन जो है रिटायर्ड हो रहे थे एक स्पेसिफिक डेट पर या उससे पहले। इस केस में जो मुद्दा था वो ये था कि उसमें जो कानून था वो एक डेट को रिटायरमेंट होना था, एक स्पेसिफिक डेट या उससे पहले रिटायरमेंट होना था। अब जिनका रिटायरमेंट उस स्पेसिफिक डेट पर या उसके पहले हुआ तो फायदा वो ले लेंगे, लेकिन अगर उसके बाद उनका रिटायरमेंट होता है तो ये जो है बेसिकली वो फायदा नहीं ले पाएंगे या पेंशन नहीं ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब जो है पेंशन मान लो एक स्पेसिफिक डेट से पहले जो है, अगर
फायदा ले रहे हैं और स्पेसिफिक डेट के बाद फायदा नहीं ले रहे हैं, तो ये क्लासिफिकेशन जो रहा ना, ये क्लासिफिकेशन अनरीजनेबल है कोर्ट के आइज में। तो इन आइज ऑफ कोर्ट दिस क्लासिफिकेशन इज अनरीजनेबल, एंड कोर्ट ने यही ध्यान में रखते हुए ये आर्बिट्रेरी का करार दिया, और कोर्ट ने फिर बोला कि ये जो है आर्टिकल 14 का जो है वॉयलेशन है, इसीलिए ये जो है इसको सेट असाइड किया। तो आइए दोस्तों, इस केस में हमने क्या समझा, इस केस में हमने समझा कि कोई भी आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी आप इक्वालिटी बिफोर लॉ के बेस पर आप चीजें नहीं कर सकते। आपको आगे भी ये डिसाइड करना है कि कहीं ना कहीं आपका आर्टिकल 14 का जो फंडामेंटल प्रिएम्बल है, जो बैकग्राउंड है, वो कहीं ना कहीं ब्रीच ना हो। तो कोर्ट ने यही चीजें मांगते हुए एयर इंडिया नारगेस मिर्जा और डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अपना जजमेंट सुनाया, और इन दोनों को इनवैलिड का करार दिया, और कहा कि ये आर्टिकल 14 का वोलेशन करते हैं, इसीलिए इनको सेट असाइड किया। अब आ जाते हैं थर्ड केस पर, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। अब इस केस में क्या हुआ था दोस्तों, न्यू आर्टिकल आर्टिकल का जो न्यू एस्पेक्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और साथ में जो है एक रीजनेबलनेस इसमें चीजें दी गई। तो जस्टिस पीएन भगवती जी उस टाइम ने इस केस को देख रहे थे, तो जस्टिस पीएन भगवती जी ने ऑब्जर्व किया कि रूल ऑफ लॉ में परफ्यूज द एंटायर फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो छेड़ देते हैं। यानी कि वो आपका जो बेसिकली प्रियम्बल है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो आर्बिट्रेशन नजर आती है। अब आर्बिट्रेनेस जो है नजर आती है, यानी आप लॉ को पढ़ेंगे और एज इट इज अक्रॉस द कंट्री आप लगा देंगे कि सब समान है, और जो है लेडी जस्टिस का जो है उस तरह से सिद्धांत को आप फॉलो करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो है मुद्दा बनेगा। तो उन्होंने कहा भाई आप जो है आर्बिट्रेरी जो है कोई भी चीजों को अप्लाई नहीं करेंगे। तो उन्होंने सिंपल सी एक बात कही पीएन भगवती जी ने, कि जब भी वेन एवर देयर इज आर्बिट्रेरीनेस, देयर इज अ डिनायल ऑफ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ इज इक्वल टू सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि कानून सबके लिए एक समान है, क्योंकि आप अगर आर्बिट्रेरीनेस देखेंगे और वो पाई गई, तो रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है वो डिनाई किया जाएगा। सो ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ द स्टेट शुड बी फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरीनेस, otherwise the court will have to declare act as an अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जैसा कि ऊपर के दोनों केसों में बताया गया। एयर इंडिया वर्सेस नारगेस मिर्जा, और जो दूसरा केस है डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन दोनों ही केस में कोर्ट ने क्या कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है, और इनको सेट कीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो जजमेंट्स, ये जो कंडीशंस, ये आर्टिकल 14 को वॉयलेट करती हैं, और आर्टिकल 14 को अगर वॉयलेट करती हैं, आर्बिट्रेरीनेस, अगर आप अपनी मर्जी से चीजों को बनाएंगे, कानून बनाएंगे, और वो आर्टिकल 14 का वोलेशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है चीजों में हमारा जो बेसिक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एंटायर फैब्रिक है, वो कहीं ना कहीं जो है वॉयलेट होगा। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट केस लो को भी देख लेते हैं। दो तीन केस लो बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस लो, एंड इट शुड बी एवरी एग्जाम जो है आस्क किया जाता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये केस एक थोड़ा सा चीजों को बहुत ही जो है हमें इसमें आर्टिकल 14 में क्लैरिटी देता है। अब देखिए दोस्तों, एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने क्या है, जिनके जो हेड कर रहे थे वो सीजेआई दीपक मिश्रा थे। इस केस में क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या कहा, उन्होंने स्ट्रक ऑफ किया इस केस में कि जो ओल्ड एज बैन है एंट्री वुमेन की, एज ओल्ड बैन ऑन एंट्री ऑफ वुमेन बिटवीन 10 से 50 साल इनसाइड सबरीमाला टेम्पल। एक टेम्पल है दोस्तों साउथ में, सबरीमाला टेम्पल, उसमें जो है पीपल वर्शिप करने के लिए आते हैं। अब वहां पर क्या था कि एज ओल्ड एंट्री बैन थी वुमेन्स की, 10 साल से 50 साल के बीच की जितनी भी वुमेन्स थी वो वहां नहीं जाती थी। तो वहां पर जो है लॉर्ड अयप्पा की हम पूजा नहीं कर पाते थे। अब जो फीमेल्स जो है 10 से 50 साल की जो नहीं जाती थी, ये बहुत मुद्दा जो है, एक तरह से उनका एक कस्टम बना हुआ था, उनका एक लॉ बना हुआ था, उनका एक आस्था बनी हुई थी कि इतनी ये 10 से 50 साल की जो वुमेन्स है वो वहां पर एंट्री नहीं लेंगे। बहुत टाइम बाद ये चीजें चलती रही, बहुत टाइम बाद एक जजमेंट जो है लाया गया, जिसमें प्रोटेस्ट किया 100 ऑफ पीपल्स को स्टेट ऑफ केरला में। क्योंकि देखिए, जो वर्शिप है, जो डिवोशन है, फेथ है, वो क्या कोर्ट ने कैसे जज किया, तो वर्शिप, फेथ और जो आपका डिवोशन है, वो कोई सब्जेक्टिव नहीं है, वो एज वाइज या जेंडर वाइज आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि पूजा जो करेंगे सिर्फ आदमी करेंगे, और जो पूजा है वो औरतें नहीं करेंगी, या पूजा औरतें करेंगी या आदमी नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपके लिए आर्टिकल 14 में कहीं ना कहीं वॉयलेशन की चीजें लाता है। तो इसीलिए जो ऑनरेबल जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस बैठी थी, तो जो बेंचेस के अंदर जो है सीजेआई दीपक मिश्रा जी जो थे वो हेड कर रहे थे, तो उन्होंने ये कानून
कानून को हटाया गया कि देखिए इस तरह का कोई कानून आप ना बनाएं, आर्बिट्रेरी कोई भी चीजें ऐसा ना करें कि जी महिलाएं हैं 10 से 50 साल की, वो सबरीमाला टेम्पल में नहीं जाएंगी और कोई भी पूजा नहीं कर सकेंगे। तो दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 14। तो आप जो है रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री जो है वो वॉयलेशन करती है राइट टू वर्शिप ऑफ वुमेन। तो देखिए restriction on entry was violation of the right to worship of a woman as asserted by Article 14 and 25 द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली दोस्तों ये 25 को और 14 को दोनों आर्टिकल को क्या है वॉयलेट करते हैं। इसीलिए जो है ये डिसीजन लिया गया कि जेंडर के बेसिस पर आपको जो है मेल फीमेल के बेसिस पर जस्ट एंड इक्वलिटी जो है आपको बरकरार रखनी है। आर्बिट्रेरीनेस आपको नहीं दिखानी है कोई भी कानून बनाते वक्त, या कोई भी कानून अगर ऐसा चल रहा है जो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करेगा तो कहीं ना कहीं वो चीजें जो आपको इक्वालिटी, जस्टिस, रीजनेबल आपको चीजें देखनी होंगी, और कास्ट के बेस पे या फिर आपको जो है जेंडर के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो दोस्तों इस प्रोसीडिंग में तीन बेंचेस ऑफ इंडिया यंग लॉयर स्टेट ऑफ केरला 2017 में जो चीजें हुई, बहुत सारे इश्यूज आए। तो उस केस में बहुत सारे जब ये चीजें होती रही तो फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन बैंक एक रिट पिटीशन फाइल की 30 आर्टिकल नंबर 32 में। फिर उन्होंने डायरेक्शन दी कॉन्स्टिट्यूशन ने अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ केरला कि जी देखिए, केरला गवर्नमेंट को उन्होंने बताया कि ये जो आप जो है फीमेल जो हैं जो 10 से 50 साल की एज की हैं जो लॉर्ड अयप्पा टेम्पल जाना चाहती हैं, बट आपके कुछ कानून की वजह से वो नहीं जा पाती हैं, तो दिस इज अगेंस्ट दी आर्टिकल नंबर 14, 15 एंड 25। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया, और जो है फिर जो है सेफ्टी फॉर वुमेन ऑफ डिवोटीज जो है वुमेन डिवोटीज को जो सेफ्टी देने के लिए डायरेक्शन पास हुई। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इस टेम्पल में अब जो है आज की डेट में सभी लोग जा सकते हैं। तो सेट टेम्पल इज ओपन टू ऑल द मेंबर्स, सेट टेम्पल is open to all the member of public irrespective of caste, creed and religion is in a demotional temple which hold the fundamental right to manage its own matters and concern relating to religion। so दोस्तों इस जजमेंट से बहुत सारी खुशियों की लहर आई, जिसमें 10 से 50 साल की जो वुमेन एज की तो वुमेन थी वो अब सबरीमाला टेम्पल में एंटर कर सकती हैं। और ये जो एक कस्टम बना हुआ था, ये एलेज कस्टम था, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको जो है रिलीजियन बेसिस पर इसको जो है वोलेशन माना, और इसके अगेंस्ट में जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। तो दोस्तों ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो कि इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का 2018 का जो है ये केस था। ये एसएससी ऑनलाइन या एसएससी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, तो जो है इसको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 25 में, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजियस अंडर आर्टिकल 25। तो ये वही है दोस्तों जिसमें ये बेसिकली रखा है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी राइट्स जो है वो इक्वली अवेलेबल है एवरी वन को रेस्पेक्टिव जेंडर फीमेल ऑफ ऑल ग्रुप प्रोफेशंस ऑफ द सेम रिलीजियंस। तो दोस्तों इसमें यही बोला गया है कि आप जो है जब भी कोई पूजा का है रिलीजियस कोई भी स्पिरिचुअल चीजें होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एज और कास्ट के बेस पर उसको जो है रेस्ट्रिक्ट कर दें और ऐसा कानून बना दें। तो वो क्या है 25 आर्टिकल नंबर 14 और 15 के अगेंस्ट में हो सकता है। तो इसीलिए जो है उन्होंने ये जजमेंट सुनाया कि आप जो है पब्लिक ऑर्डर पास हुआ, मोरालिटी, हेल्थ कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फैंसी डिवाइस टू रेस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ फ्रीली प्रैक्टिस रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन of age group of 10 to 50 years by refusing them their legal right to enter the Sabarimala temple and offering their prayer for the simple reason that public morality must yield to constitutional morality। तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इस वाले केस में किस तरह से जो आपने जजमेंट दिया है। अब आ जाते हैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों। इसमें क्या हुआ था कि मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जो है बिना किसी शो कोस नोटिस के, बिना रीजंस टू बिलीव के वो उन्होंने जो है कन्फिस्केट कर लिया था। अब क्या है कोर्ट ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गोल्डन ट्रायंगल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल नंबर 14 आपको गोल्डन ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। कई बार एग्जाम पूछ लेता है कि जी गोल्डन ट्रायंगल क्या है। तो गोल्डन ट्रायंगल क्या है दोस्तों, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ये तीनों एक गोल्डन ट्रायंगल के फॉर्म में हैं। तो अब इन तीनों को ही एक साथ इस जो है केस में लाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कोई भी कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी स्टेट प्रोसीजर्स जो है अगर इस तरह से पासपोर्ट कन्फिस्केट करेगा
कोई नोटिस नहीं देगा, कोई रीजंस टू बिलीव नहीं देगा, तो उस केस में जो है हम उसको आर्बिट्ररी नहीं मानेंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ वहां नहीं चलेगा। वहां पर आपको जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बेस पे आपको क्लासिफिकेशंस देखने होंगे, आपको जस्ट फेयर एंड रीजनेबल चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। तो उस केस में जो है ये गोल्डन रूल जो है ब्रेक हुआ और ट्रायंगल ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो क्रिएट हुआ। तो इस केस में जो है जस्ट फेयर एंड रीजनेबल जो है होना चाहिए। तो आपका जो बेसिकली है इसमें माना जाता है कि जो जुडिशियल रूल है वो ये जो है ट्रायंगल जो है आपका ब्रेक हो जाता है यहाँ पर, और आपको जस्ट फेयर एंड रीजनेबल बेसिस पर ये जजमेंट सुनाया गया कोर्ट के द्वारा कि फिर जो है मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जो है फिर वो रिलीज किया गया है। उसके बाद श्रेया बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस था। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया दोस्तों, ये ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था, ठीक है, तो इंस्टेंट डिवोर्स हो जाता था, ये एक तरह से देखा गया ये मुद्दा कोर्ट के सामने आया, ये कोर्ट ने जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल का करार दिया। क्यों? क्योंकि आप किसी की भावनाओं को, आप किसी भी की भी चीजों को 3 बार बोल के जो है आप कोई भी इंस्टेंट डाइवोर्स नहीं करा सकते हैं। तो ये जो है दोस्तों, ये रूल आया कि जो प्रैक्टिस है ऑफ मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी अंडर आर्टिकल 4, इफ इट इज डन ब्लाइंडली, अगर आप आंख बंद करके कोई चीजों को सुनाएंगे, कोई चीजों को मुद्दा बनाएंगे और उस चीज का एक कानून बना देंगे जो कि दूसरे के आर्टिकल्स को, दूसरी की लाइफ को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करता है, तो वो प्रिंसिपल्स, वो गाइडलाइंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये ट्रिपल तलाक का मुद्दा भी लोगों जो है आर्टिकल 14 के माध्यम से सोल्व हुआ, कोर्ट ने इसको फ्री किया। तो आइए दोस्तों, ये थे कुछ केस लॉज जो कि इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एलएलबी एलएलएम एग्जाम्स के लिए, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो, ये आर्टिकल नंबर 14 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब कोई भी लॉयर उसके इसको लड़ता है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को क्रॉस चेक करता है कि ऐसा तो नहीं है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 19, इन सब चीजों का अगर वायलेशन हो रहा है और कोई भी कानून बन रहा है तो वो हमारे लिए गलत है। आइए दोस्तों, एक छोटा सा रिकैप है उसको ले लेते हैं। हमने क्या पढ़ा आर्टिकल नंबर 14 में? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। ये 1950 के दशक में ऐसा हुआ करता था कि सबको लेडी जस्टिस के हिसाब से आंख बंद करके सबको एक तरह से ट्रीट किया जाता था इंडिया में। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट्स आई, धीरे धीरे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आई, धीरे धीरे चीजों को टेक केयर किया गया कि उन्होंने बोला कि जी देखिए 14 क्लोज टू जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो एक पॉजिटिव सेंस में लीजिए। आप लीजिए कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन आपको पहले एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन, रीजनेबल क्राइटेरिया को डिसाइड करना होगा। जो कानून महिलाओं के लिए बना दिए वो ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए लग जाएंगे, जो बच्चों के लिए बना दिए वो ऐसा नहीं है कि सीनियर सिटीजन के लिए भी लग जाएंगे। तो इसीलिए आपको इंटेलिजेबल एक क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके बेस पर फिर क्लासिफिकेशन हुआ, फिर देखा गया जी ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, फिर देखा गया जी केरला में जो है आपका जो अयप्पा जी की पूजा पर रोक लगा दी गई है। तो ये सारे मुद्दे जो हमने केस में पढ़े हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और जो हमारा आज का लॉ है वो बहुत ही ज्यादा वाइडर लॉ हो चुका है आर्टिकल 14 के संबंध में। तो आइए दोस्तों, ये थे आज का हमारा सेशन आर्टिकल नंबर 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बने रहिए हमारे साथ, आर्टिकल नंबर 15 ऑनवर्ड्स भी हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।